नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए थर्ड ईयर के क्लासेस में आज देख रहे हैं अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो पेपर 2 है, जो मानव विकास से संबंधित है, उस मानव विकास की बुक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 5 इकाइयों में से, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो भी आपके सिलेबस की 5 यूनिट थी, उन 5 यूनिट में से आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से निकल सकते हैं, बन सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन की एक सीरीज़ हम लोग लेके आए, जिसकी शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मानव विकास के क्षेत्र बताते हुए इसके महत्व को बताइए। यानी कि जो हमारा मानव विकास है, हमारा जो बुक का नाम है वो भी क्या है, मानव विकास है, ये पेपर का नाम। तो हमारा जो मानव विकास है, सबसे पहले तो बात करते हैं ये मानव विकास क्या होता है। यानी कि मानव तो हम सभी जानते ही हैं, ह्यूमन, और विकास। विकास का अर्थ होता है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जन्म के पूर्व से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, यानी कि हमारे पूरे जीवन काल तक चलती रहती है। यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, यानी कि जब वो माँ के गर्भ में, जब वो गर्भावस्था में है, उस समय भी बच्चे का विकास हो रहा है। जब उसका जन्म हो गया तब भी उसका विकास हो रहा है। और जब वो उसका जो शरीर का पूरा विकास है, यानी कि जो शारीरिक विकास है, वो पूर्ण हो जाता है, यानी कि जब वो किशोरावस्था प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद भी उसका जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। यानी कि विकास की वह प्रक्रिया जो एक मानव से रिलेटेड होती है, यानी कि मानव के संपूर्ण विकास की जिसमें बात की जाती है, जिसमें उसके शारीरिक विकास को देखा जाता है, उसके मानसिक विकास को देखा जाता है, समाज के साथ जो उसका विकास होता है, यानी कि उसके सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, जब इन सभी विकासों के चित्र को देखा जाता है, किसके, ह्यूमन के, मानव के, यानी कि मानव के जब संपूर्ण जीवन काल के में उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, जब उन सभी का अध्ययन किया जाता है, तो वही कहलाता है हमारा मानव विकास। और मानव विकास के क्या बताना है इसमें, क्षेत्र, यानी कि जो मानव विकास है वह किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। क्षेत्रों का अर्थ हो गया यानी कि एरियाज, यानी कि किन किन क्षेत्रों में मानव विकास में किन किन के बारे में अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, हम लोगों ने देखा कि ये जो मानव विकास है, मानव विकास के कई क्षेत्र होते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं मानव विकास के क्षेत्र। पहला क्षेत्र हम लोग देखते हैं शारीरिक विकास, एक होता है मानसिक विकास, यानी कि विकास जो मानव का विकास है वो किन किन क्षेत्रों में होता है। नैतिक विकास, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, क्रियात्मक। अगर जनरली देखे जाए तो विकास के, मानव विकास के ये क्षेत्र होते हैं, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में एक मानव का विकास होता है। उसके शरीर में चेंजेस आएंगे, शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं। मानसिक, यानी कि उसमें उसकी जो मन की स्थिति है वो किस तरीके से परिवर्तित होती है, यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास किस तरीके से होता है। नैतिक, यानी कि उसमें अच्छे बुरे गुणों की पहचान होने लगती है। सामाजिक, यानी कि समाज के साथ उसका इंटररिएक्शन किस तरीके से होता है। बौद्धिक, यानी कि उसकी जो बुद्धि होती है, उसकी जो आईक्यू होती है वो किस तरीके से डेवलप होती जाती है। उसमें जो संवेगों का विकास है, यानी कि जो इमोशंस उसमें उत्पन्न होते हैं वो किस प्रकार, किस तरीके से उत्पन्न होते हैं। और उसके साथ साथ उसमें जो क्रियात्मक विकास होता है, क्रियात्मक यानी कि क्रिया करना, क्रियात्मक विकास को हम लोग शारीरिक विकास के साथ भी पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, मानव विकास के क्षेत्र होते हैं, यानी कि मानव का विकास है वो किन किन क्षेत्रों में होता है। तो मानव विकास के क्षेत्र है ये, यानी कि जो मानव का विकास है वो इन क्षेत्रों में होता है। फिर वापस देखते हैं कि अब इसके महत्व क्या होते हैं, यानी कि जो मानव विकास का अध्ययन हम लोग करते हैं, यानी कि मानव के इतने सारे क्षेत्रों में विकास होता है, मानव का, ह्यूमंस का, हमारे शरीर का, तो ये क्या फायदा करते हैं, यानी कि इसका क्या महत्व होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। इससे बालकों के स्वभाव को समझने में सहायता मिलती है। यानी कि जब हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, किस अवस्था में, शरीर की कौन सी अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, किशोरावस्था, या फिर हो वृद्धावस्था, यानी कि किस अवस्था में किस तरीके से शरीर का विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है।
तो हमें जब उसके स्वभाव का पता चल जाएगा तो इससे हम क्या हो जाएगी, उसे पढ़ाने में, उसको समझने में आसानी रहती है। यानी कि कौन सी अवस्था में किस प्रकार के संवेगों का विकास होता है, उसका शरीर किस तरीके से एक्टिव होने वाला होता है, उसमें डेवलप होने वाला होता है। जब ये सारी बातें पता होगी तो हमें क्या होगा, उसे समझने में सहायता मिलती है। यानी कि बालक के जो स्वभाव होता है उसके बिहेवियर को समझने में सहायता मिलती है जब हम लोग मानव विकास का अध्ययन कर लेते हैं। बालक के विकास को समझने में भी उपयोगी होता है। यानी कि जब हम पहले से पता कर लेंगे कि एक मानव का विकास इस तरीके से होता है, इतने चरणों में होता है, इन क्षेत्रों में होता है, उससे हमें क्या पता चलेगा, बालक के विकास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है व्यक्तिक, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में, यानी कि जो व्यक्तिक विभिन्नता होती है, यानी कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग भिन्नताएं, यानी कि हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, तो उन अलग अलग व्यक्तियों में जो विकास होगा वो भी अलग अलग होगा। यानी कि जब हम लोगों ने देखा कि विकास के ये जो क्षेत्र है, यानी कि हर किसी का शारीरिक विकास सेम नहीं होता, ना मानसिक, ना शारीरिक, सामाजिक, कोई भी विकास सेम नहीं होता। होते ये सभी विकास है, लेकिन इनमें विकास की जो दर होती है, विकास की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। किसी में शारीरिक विकास पहले होगा तो किसी में मानसिक विकास पहले होगा। तो इसी तरीके से हमें क्या पता चलता है, मानव विकास का अध्ययन करने से बालकों को व्यक्तिक विभिन्नता के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में, यानी कि जब हम लोगों ने मानसिक विकास की बात की, यानी कि मानसिक विकास का अर्थ होता है मन का विकास। और जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में मन का मतलब होता है मस्तिष्क, माइंड। यानी कि मस्तिष्क का जब अध्ययन किया जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी बालक का मानसिक विकास कमजोर है, यानी कि वो मानसिक रूप से दुर्बल है, यानी कि उसका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है उसका मस्तिष्क क्या है, कमज़ोर है। अब कमज़ोर इन द सेंस का मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा समझने की कोशिश, उसको कितना भी ज़्यादा समझाओ उसे इजीली कैच नहीं कर पाता, ना वो आसानी से सीख पाता है, समझ पाता है। तो जब हमें ऐसे बच्चों का पता चल जाएगा उनके विकास का अध्ययन करके कि ये बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, तो उसको समझने में या फिर उसको पढ़ाने में, उसको समझाने में सहायता मिल जाती है। यानी कि उसका हम लोग उपचार है वो शीघ्र कर सकते हैं। यानी कि जब हमें मानव विकास का पता चल जाएगा तो उससे हम मानसिक दुर्बलता का जल्दी से जल्दी क्या कर पाएंगे, इलाज कर पाते हैं। बालकों के नैतिक और चारित्रिक निर्माण में सहायता करता है। यानी कि जब बच्चों को इस बारे में पढ़ाया जाता है, नैतिकता के बारे में, नैतिकता यानी कि अच्छी और बुरी आदतें, यानी कि गलत और सही का जब बच्चों को ज्ञान होने लग जाता है तो हम बच्चों को ये गुण देते हैं, यानी कि जिससे बच्चों को अच्छे और बुरे की पहचान करने में सहायता मिलती है। और जब बच्चे अच्छे और बुरे की पहचान करना सीख जाते हैं तो एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो जाता है, यानी कि अच्छे कैरेक्टर, एक अच्छे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब बच्चों को नैतिक विकास के बारे में पढ़ाया जाएगा या फिर उनको ये सारी चीज़ें बताई जाएगी तो इससे इनके नैतिक और चरित्र का निर्माण अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अनुशासन के विकास में और बाल निर्देशन में उपयोगी होता है। यानी कि जब मानव विकास का अध्ययन किया जाता है तो मानव विकास का अध्ययन करने से हमें डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है और बालकों को जो डायरेक्शन दिए जाते हैं इसके बारे में भी हमें उपयोगिता हासिल होती है। बालक के व्यवहार को नियंत्रण करने में सहायक होता है। अब बालकों के व्यवहार को कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी कि जब हम मानव विकास के बारे में अध्ययन कर सकते हैं तो मेनली जो बात करते हैं किशोरावस्था में, विकास की एक अवस्था होती है किशोरावस्था। तो जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है। इस अवस्था में कोई बच्चे का चरित्र बहुत ही ज़्यादा सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। यानी कि जब हम विकास के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाता है कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग की अवस्था होती है। बच्चे का विकास तो होना चाहिए लेकिन वह गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बालकों के व्यवहार को कंट्रोल भी करते हैं। कब करेंगे, जब हमें इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा। फिर बात करते हैं बालकों के व्यक्तित्व के विकास में, यानी कि अगर चरित्र अच्छा होगा, नैतिकता का विकास हो जाएगा तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से निकल पाएगी। और उसी के साथ शिक्षण प्रणाली में भी उपयोग किया जाता है। यानी कि जब मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चल जाएगा तो इसका उपयोग करके हम हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी पता चल जाएगी, हर एक बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, उनके लिए कौन सी मेथड का उपयोग करना है, किसी में मानसिक दुर्बलता है या नहीं है, जब ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो हम उसी तरीके से उन टीचिंग मेथड का उपयोग कर पाएंगे। तो मानव विकास का अध्ययन करने से शिक्षण प्रणाली में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या देखा उसमें, मानव विकास क्या होता है, इसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और ये मानव विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है, यानी कि इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसका महत्व क्या होता है। फिर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है।
वो है जो विकास होता है। यहाँ मानव विकास यानी कि सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को संक्षिप्त में समझाइए। यानी कि जो विकास होता है नॉर्मली, जो मानव विकास है हमारा, उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे, सिर्फ आप लोगों ने देखा होगा एक तो शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। सिर्फ 5 अवस्थाएं देखी होगी आप लोगों ने। लेकिन अगर हम जनरली डीप की बात करें तो मेनली कई अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 8 अवस्थाएं देखी है, जिसमें क्योंकि जो विकास होता है, जो व्यक्ति का विकास होता है, ये जन्म से पूर्व भी होता है, जो व्यक्ति का विकास है वो जन्म के बाद भी होता है। लेकिन जो जनरली लोग पढ़ते हैं सिर्फ जन्म के बाद की अवस्थाएं पढ़ते हैं। अब जन्म के बाद कौन कौन सी? शैशवावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जनरली सब इतने ही जानते हैं कि सिर्फ अगर विकास की अवस्था आएगी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। लेकिन अगर हम जनरली बात करें, जो विकास होता है, विकास जन्म से पहले भी होता है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय भी विकास होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके बाद भी उसका विकास निरंतर चलता रहता है। तो जन्म से पूर्व में आती है गर्भकालीन अवस्थाएं। अब गर्भकालीन यानी कि जब बच्चे का निर्धारण हो गया, यानी कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब वो क्या होता है, सिर्फ एक बिंब के रूप में होता है, यानी कि जब वो गर्भावस्था में होता है, यानी कि उसकी जो बिंबावस्था होती है कितने महीने तक होती है? 9 महीने तक। यानी कि जब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है तो वो पूरी अवस्था कहलाती है गर्भावस्था, 9 महीने की होगी। फिर 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, ये हो गई हमारी 9 माह की। फिर जब बच्चे का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद उसकी जो अवस्था कहलाएगी शैशवावस्था। अब शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक? 9 महीने हो गए, 9 महीने से लेके हम लोग इसकी देख सकते हैं हम लोग 1 वर्ष तक या फिर 12 महीने तक, यानी कि 9 महीने से लेके 12 महीने तक हमारी शैशवावस्था चलती है। फिर हम लोग बात करते हैं अपनी बचपनावस्था तक, ये चलती है 12 माह से 3 वर्ष तक। यानी कि जब बच्चे का जन्म हो गया, उसका 12 महीना पूरा हो गया, 12 महीने से यानी कि 1 साल से 3 साल तक की अवस्था कहलाती है हमारी बचपनावस्था। फिर हम लोग बात करते हैं 3 से 6 साल तक। बाल्यावस्था में भी वापस 2 प्रकार हैं, एक तो 3 से 6 साल तक और एक है 6 से 12 साल तक। 3 से 6 साल तक की जो अवस्था होती है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल तक की पूर्व बाल्यावस्था। फिर एक होती है वय संधि। वय संधि का मतलब होता है कनेक्टिंग, यानी कि जोड़ना, कनेक्ट करते हैं मोबाइल को चार्जर से, ईयरफोन से, यानी कि कनेक्टिंग स्टेज। वय संधि का मतलब होता है जो किशोरावस्था और बाल्यावस्था को जोड़ने का काम करती है। तो वो सिर्फ 1 साल की अवस्था होती है। कौन सी होती है वो? 13 वर्ष। और हमारी जो किशोरावस्था है फिर वो स्टार्ट हो जाती है 14 से 18 या फिर 21 तक मान सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, 9 महीने तक 0 से 9 माह तक गर्भकालीन अवस्था, 9 माह से 12 महीने यानी कि 1 साल तक की अवस्था हो गई शैशवावस्था, फिर 12 माह से 3 साल तक की बचपन की अवस्था, फिर 3 से 6 साल तक उत्तर बाल्यावस्था, फिर 6 से 12 साल तक पूर्व बाल्यावस्था, फिर 12 से हम लोग जब 13 की बात करते हैं, 13 या फिर 14 तक, वो होती है हमारी कनेक्टिंग, यानी कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने वाली अवस्था, वो है हमारी वय संधि। फिर किशोरावस्था 14 से 18 या 21 तक। फिर प्रौढ़ावस्था आती है हमारी 21 से 30 या फिर कह सकते हैं 35 वर्ष तक। और मध्यावस्था आती है 35 से 65 वर्ष तक। और वृद्धावस्था आती है 65 से अधिक तक। तो मानव की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात की। सबसे पहले गर्भकालीन अवस्था, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, वो होती है सिर्फ 9 महीने। 9 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था होती है हमारी जो शैशवावस्था। फिर 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक बचपन की अवस्था। फिर आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 3 से 6
और पूर्व बाल्यावस्था 6 से 12, फिर 12 से 14 तक यानी कि जो 1 साल का डिफरेंस होता है वो हमारा वय संधि यानी कि कनेक्टिंग लिंक्स, वय संधि भवावस्था होती है जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने का काम करती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि बाल्यावस्था को किशोरावस्था से अलग करने वाली अवस्था कौन सी होती है, तो वो क्या होती है हमारी वय संधि अवस्था। फिर 14 से 18 या फिर 21 वर्ष तक की हमारी किशोरावस्था, 21 से 30 या 35 साल तक रहती है प्रौढ़ावस्था, फिर 35 साल से 65 साल तक हमारी मध्यावस्था, और फिर 65 वर्ष से ऊपर की क्या होती है हमारी वृद्धावस्था कहलाती है। ये 65 भी हो सकती है या फिर 60 भी हो सकती है, कोई फिक्स एज नहीं रहती है। तो ये क्या थी हमारी मानव शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुड़वा बच्चों का निर्माण किस प्रकार होता है तथा इनकी विशेषताएं बताते हुए इनके प्रकार बताइए। हम लोग क्या बात कर रहे हैं अब जुड़वा बच्चों के बारे में, यानी कि जो जुड़वा बच्चों का निर्माण है वो किस तरीके से होता है। हम लोगों ने जब प्रेगनेंसी की बात करते हैं यानी कि गर्भकाल, जब गर्भकाल की बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। आप सब लोग थ्योरी पढ़ के आ चुके होंगे। तो गर्भकाल की बात करते हैं यानी कि जब एक जाइगोट, यानी कि जब एक जाइगोट किसके साथ मिलता है, जाइगोट यानी कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं गैमेट। जो हमारा गैमेट है, गैमेट का फ्यूजन जब स्पर्म के साथ हो जाता है तो हमारा बनता है जाइगोट। ठीक है, यानी कि जब एक स्पर्म और एक गैमेट का फ्यूजन होता है, गैमेट और स्पर्म का जब फ्यूजन हो जाता है तो उससे जनरली बनता है हमारा जाइगोट। और जब जाइगोट आगे डेवलप होता जाता है, उसमें डिवीजन होता है कंटिन्यूसली, तो वो बन जाता है हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता है हमारा फीटस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भ्रूण। जब इसी भ्रूण में आगे अंगों का निर्माण हो जाता है, यानी कि जब इसी भ्रूण में अंगों का निर्माण हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, एक शिशु बन जाता है। ठीक है, तो ये तो होती है जनरली नॉर्मल सी प्रेगनेंसी। अब जुड़वा प्रेगनेंसी कैसे होती है, यानी कि जुड़वा बच्चों का निर्माण कैसे होता है, यानी कि जब एक गैमेट एक स्पर्म मिलके एक जाइगोट बनाता है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन जब एक गैमेट एक जाइगोट मिलकर स्पर्म मिलके एक जाइगोट बना रहे हैं, जब यही जाइगोट आगे वापस डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसमें वापस क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। विभाजन हो गया तो जाइगोट ये एक था, इस एक में विभाजन होकर ये दो हो गए, तो अब ये भी अलग से और इसमें भी अलग से विभाजन होता जाएगा, विकास होता जाएगा। तो ये भी अलग एम्ब्रियो बनाएगा, ये भी अलग एम्ब्रियो बनाएगा, फिर ये आगे चल के अलग फीटस बनाएगा, ये भी अलग फीटस बनाएगा। तो इस तरीके से दो बच्चों का निर्माण हो गया। यानी कि जब एक ही जाइगोट विभाजित हो जाता है, एक ही जाइगोट में विभाजन हो जाता है, उससे अगर दो भ्रूण बन जाए तो भी जुड़वा प्रेगनेंसी हो जाती है। या फिर जनरली तो एक गैमेट और एक स्पर्म का फ्यूजन होता है। इन अदर केस ये भी हो सकता है कि एक गैमेट या फिर एक ओवा, यानी कि अगर एक ओवा एक अंडाणु का एक शुक्राणु के साथ या फिर दो अंडाणु का एक शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए, तब भी क्या हो सकता है, जुड़वा बच्चों का निर्माण हो सकता है। यानी कि एक ही जाइगोट का डिवीजन हो जाए, एक से दो बन जाए, ठीक है, या फिर दो अलग अलग ओवा का दो अलग अलग स्पर्म के साथ फ्यूजन हो जाए, उससे भी क्या हो सकता है, जुड़वा बच्चों का निर्माण हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं जुड़वा बच्चों के निर्माण के साथ साथ हमें क्या बतानी है, इनकी विशेषताएं, यानी कि जुड़वा बच्चों की क्या क्वालिटीज़ होती है। अगर जुड़वा बच्चों की क्वालिटीज़ देखें, जो जुड़वा बच्चे होते हैं इनका जो जनरली देखा जाए तो इनका जो वेट होता है वो वेट बहुत कम होता है और ये अपरिपक्व होते हैं, यानी कि इमेच्योर होते हैं। क्योंकि जब इनका साथ साथ डेवलपमेंट होता जाता है शरीर में, तो किसी एक न एक को जो पोषक तत्वों की है वो कमी होती जाती है। प्रोवाइड सारे करवाए जाते हैं, लेकिन इन अदर केस क्या हो जाता है, कभी कभी इनको जो पोषक तत्व है न्यूट्रिशंस कम मिल जाते हैं, तो ये समय से पहले क्या हो जाता है, इनका जन्म होने लग जाता है। तो ये क्या होता है, प्री मेच्योर होते हैं, और क्या होता है, इनका समय से पूर्व ही क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। फिर दूसरा है, जब समय से पूर्व किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बीमार रहते हैं, क्योंकि उनका पूर्ण तरीके से यानी कि पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ होता। यानी कि जब अगर पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ, उनका इम्यून सिस्टम बना ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जनरली बीमार ज़्यादा होते हैं। तो देखा जाए तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चों में बीमार होने की संभावना
ज़्यादा रहती है। बाल्यावस्था में ये जो शारीरिक विकास है अन्य बालकों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो पूरे 9 महीने यानी कि पूरे 9 माह माँ के गर्भ में रहते हैं, और जब इतने महीने माँ के गर्भ में रहते हैं तो इनके शरीर के जितना भी तंत्र होते हैं, जितने भी सिस्टम होते हैं, वो पूरे वेल डेवलप होके बाहर आते हैं। लेकिन जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं यानी कि जो 7 माह में जन्म ले लेते हैं, 7 या 8वें माह में जन्म ले लेते हैं, ऐसे बच्चों का जो शरीर है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, परिपक्व मैच्योर नहीं हुआ होता। तो जब ये बाहर के संपर्क में आते हैं यानी कि बाहरी वातावरण में आते हैं तो उनका जो शरीर है, इनके शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी कर पाए, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर पाए। तो अदर बच्चों के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, बहुत ही थोड़े लो रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। फिर है जो जुड़वा बच्चे होते हैं जनरली या तो दोनों लड़कियां होती हैं या दोनों लड़के, या फिर एक लड़का और एक लड़की। और ऐसे जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं यानी कि एक दूसरे को देख के कॉपी करते हैं। इनमें एक जैसे शरारतें भी पाई जाती है, या तो दोनों शांत होंगे या दोनों शरारती होंगे, या फिर एक शांत होगा तो एक दूसरा उसका अपोजिट होगा। फिर ये लोग गीत, संगीत, खेल में एक जैसी योग्यताएं रखते हैं। इनकी जो भाषा यानी कि इनकी जो लैंग्वेज होती है, संज्ञान का विकास यानी कि नॉलेज गेन, यानी कि इनमें जो ज्ञान प्राप्त करने में प्रारंभ में कुछ कम होते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को सीखने में, समझने में समय ज़्यादा लेते हैं, यानी कि सीखते कम है, टाइम ज़्यादा लगता है। अकेले बच्चे की तुलना में जुड़वा बच्चे होते हैं उनका जो पालन पोषण करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। अगर देखा जाए जनरली अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो जो सारी अटेंशन होती है, पूरा ध्यान होता है सिर्फ उसी एक बच्चे को देना पड़ता है। लेकिन अगर जब 2 बच्चे हो जाते हैं, एक साथ जुड़वा बच्चों का जन्म हो जाता है, तो जितना भी ध्यान होता है, केयर होते हैं, वो बढ़ जाता है। यानी कि दोनों बच्चों को बराबर मात्रा में ध्यान पोषण की आवश्यकता रहती है। तो जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनको पालन पोषण करने में थोड़ी समस्याएं आती है। फिर देखते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा में भी अधिक समस्या आती है। यानी कि जब जहाँ एक बच्चे का खर्च उठाया जा रहा था, एक बच्चे के सारे खर्चे उठाए जा रहे थे, वहाँ क्या हो जाती है, सारी चीज़ें डबल हो जाती है। बुद्धि का विकास एक जैसा होता है, एक जैसी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं, स्व का एहसास नहीं होता है, यानी कि सेल्फ यानी कि सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोचते। क्योंकि जो जुड़वा बच्चे होते हैं जब उन दोनों का पालन पोषण एक साथ हो, उनका जो शरीर का विकास है, उन्होंने पूरी गर्भकालीन अवस्था एक दूसरे से साथ बिताई होती, तो ऐसे बच्चों का जो कनेक्शन होता है आपस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि उनका विकास एक साथ होता है, पालन पोषण एक साथ होता है, तो उनमें ईगो की भावना नहीं रहती। ये क्या करते हैं, एक दूसरे यानी कि उनका जो जुड़वा भाई या जुड़वा बहन जो भी होता है उनके साथ एक कनेक्शन बन जाता है, जो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इंडिविजुअलिटी का विकास नहीं होना, शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों में दब्बूपन की प्रवृत्ति आ जाती है। यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे, यानी कि जिनके शरीर का विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ होगा, ऐसे बच्चे जो होते हैं उनमें दबने की प्रवृत्ति यानी कि डरने की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है। तो ये था हमारे जुड़वा बच्चों से रिलेटेड। अगला सवाल है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को विस्तार से समझाइए। अब संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान यानी कि ज्ञान, संज्ञान की बात करें, संज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रोसेस होती है वही क्या है, हमारी संज्ञानात्मक। अब जीन पियाजे जो हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, मनोवैज्ञानिक आए थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक विकास सिद्धांत दिया, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि जो बच्चे होते हैं, जो भी बालक होते हैं, इन बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जाता, यानी कि इन बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। यानी कि कुछ भी सीखे, कुछ भी ज्ञान इनको देने के लिए बच्चों का एकदम फ्रीली होकर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया था 1896 से 1980 के बीच में। इनका कहना था कि बच्चों को थोप कर, यानी कि बच्चों के कुछ ऊपर कुछ भी चीज़ें थोप कर या फिर ज़बरदस्ती उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। इसके स्थान पर क्या करना है, उन्हें अनुकूलन द्वारा, अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन, अनुकूलन यानी कि अपने फेवरेबल कंडीशन होने पर, यानी कि अपने अनुकूल वातावरण होने पर इनके द्वारा विचार करके सिखाया जाना चाहिए।
यानी कि जिन पियाजे का कहना था कि बच्चों को कुछ भी ज्ञान देने के लिए, कुछ भी सिखाने के लिए इनके ऊपर कुछ भी चीज़ें थोपी नहीं जाए, अगर उन्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सिर्फ भी उन्हें सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके की जो शिक्षा दी जाती है, जो भी ज्ञान दिया जाता है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसलिए इनका कहना था कि बच्चों को अगर कुछ भी सिखाया जाए, बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाने से, यानी कि ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चा उस माहौल में रहकर आसानी से खुशी खुशी वहाँ पे ध्यान केंद्रित करके सीख पाए। ये किनका मानना था, जिन पियाजे का कहना था। इन्होंने बोला कि बच्चों को निर्माण एवं खोज करके सिखाना चाहिए, यानी कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए कि वह खुद चीज़ों का निर्माण करे, खुद समझे और खुद ढूंढ कर उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बच्चों को रटाया रटाया नहीं सिखाया जाए, यानी कि रटा कर ना सिखाया जाए, किताबी ज्ञान ना दिया जाए, ऐसे प्रैक्टिकली उन बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, करके दिखाना चाहिए और बच्चों से वापस खुद से करवाना चाहिए, जिससे अगर बच्चे खुद करेंगे वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे और खोज कर सीख पाएंगे। और इन्होंने बताया कि बच्चों को कार्य देकर क्रिया के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, यानी कि ज्ञान कैसे दिया जाता है, कार्य और क्रिया के अर्जन से। अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि जब बच्चों को कार्य दिया जाएगा उस कार्य के अनुसार वो बच्चे क्रिया करेंगे, फिर बच्चे क्या करेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यानी कि हम लोगों ने बच्चों को कोई भी काम दे दिया, हमने बच्चों को कोई भी काम दे दिया, बच्चों ने उस काम के लिए क्या की, क्रिया की। क्रिया का अर्थ होता है कोई भी काम करना, यानी कि हमने बच्चों को कार्य दिया, कार्य के अनुसार बच्चों ने क्रिया की। जब बच्चों ने क्रिया की तो बच्चों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ गलतियां हुई होगी, उसके अनुसार क्या करेंगे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगर वो सफल हुए तो भी उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा, अगर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं की, अगर वो फेल हो गए तो भी उन्होंने कुछ ना कुछ नई बात सीखी। उन्होंने क्या किया, ज्ञान का अर्जन किया, किसके द्वारा, कार्य पर क्रिया करके। और उन्होंने बताया कि क्रमिक विकासात्मक अवस्था है, यानी कि जिन पियाजे ने क्या बताया कि जो बच्चों का विकास होता है वो क्रमिक होता है। क्रमिक यानी कि क्रम अनुसार, क्रम के अनुसार, क्रम यानी कि 1 by 1, यानी कि क्रम वाइज सीरीज होती है। सीरीज क्या होती है, 1 2 3 4 5, क्या हो रहा है, एक क्रम के अनुसार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी प्रकार जिन पियाजे ने बताया जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे में जितना भी संज्ञानात्मक विकास दिया जाता है वो एक क्रमबद्ध तरीके से दिया जाता है। अब क्रमबद्ध तरीके से इसका अर्थ है कि बच्चों को एक साथ सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती। बच्चों को पहले हम लोग सिंपल चीज़ें सिखाएंगे, उसके अनुसार बच्चे क्या करेगा, नई क्रियाएं करेगा। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को जब नई क्रियाएं सिखाई जाए, उनको समझाया जाए, ज़बरदस्ती नहीं, अनुकूल वातावरण बनाकर, तो ये सारी बातें सीखने के अनुसार किसने बताई, जिन पियाजे ने। और यही सिद्धांत है जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास कब दिया गया, 1896 से 1980 तक ये दिया था हमारा जिन पियाजे के द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक विकास पर टिप्पणी लिखो। शारीरिक विकास यानी कि आयु के साथ साथ शरीर में होने वाला परिवर्तन, वही क्या कहलाता है, हमारा शारीरिक विकास। यानी कि जैसे जिस तरीके से हमारी आयु वृद्धि हो रही है, एज बढ़ रही है, एज बढ़ने के साथ साथ शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं वही क्या है, हमारे शारीरिक विकास कहलाते हैं। अब शारीरिक विकास को हम लोग वृद्धि भी कहते हैं, और विकास के अंदर देखें तो इसे हम लोग कहते हैं शारीरिक विकास। जो हमारी वृद्धि है वही क्या है, हमारा शारीरिक विकास है। अब शरीर में परिवर्तन कितने तरीके से आते हैं, शरीर में लंबाई में भी परिवर्तन होगा उम्र के साथ, वजन में, शरीर के अनुपात में और दांतों में, ठीक है। यानी कि अगर हम एक एक पॉइंट को देखें, जब बच्चे की लंबाई के अनुसार हम लोग देखें, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय बच्चे की लंबाई, और जब बच्चा किशोरावस्था को प्राप्त कर लेता है उस समय उसकी लंबाई। अब हमने किशोरावस्था की बात क्यों की, क्योंकि जो वृद्धि होती है, वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। वृद्धि क्या है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, सीमित। वृद्धि में क्या है, एक लिमिट होती है, यानी कि वृद्धि जन्म पूर्व से शुरू होकर कहाँ तक चलती है, एक निश्चित काल, कौन सा, किशोरावस्था, यानी कि 18 वर्ष तक वो क्या रहती है, वृद्धि चलती रहती है। 18 वर्ष के बाद किशोरावस्था पूर्ण होने के बाद वृद्धि क्या हो जाती है,
बंद हो जाती है। एंड जब किशोरावस्था पूर्ण हो जाती है तब लंबाई का बढ़ना रुक जाता है, वजन का बढ़ना रुक जाता है, शरीर का अनुपात है। यानी कि अगर हम शैशवावस्था की बात करें या फिर हम लोग देखें नवजात शिशु में, जो नवजात शिशु होता है किशोर बालक को देखें तो इन दोनों के कंपैरिजन का जो शरीर का अनुपात है, इनके हाथ की लंबाई, इनके हाथ की लंबाई, इनके पैरों की लंबाई, इनके पैरों की लंबाई, इनके शरीर का वजन, इनके शरीर का वजन, दोनों में क्या होता है, जिस तरीके से उम्र बढ़ रही है शरीर एक निश्चित अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं। पैरों की लंबाई में परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या इन बच्चों के आँखों की लंबाई में भी परिवर्तन हुआ? आँखें भी बड़ी बड़ी हुई, क्योंकि जब बच्चे नवजात शिशु था उस समय बच्चे के हाथ की लंबाई थोड़ी सी थी, सेंटीमीटर में थी, लेकिन जब बच्चे का विकास हो गया, जब वो किशोरावस्था तक पहुंच गया तो उस समय उसके शरीर की लंबाई बहुत ही ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो उसी समय क्या उसके आँखों की लंबाई भी उतनी बड़ी जितना विकास उसके पैरों का हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर का जो विकास है एक निश्चित अनुपात में होता है। कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका विकास बहुत तेज़ गति से होता है, लेकिन जैसे हमारे हाथ, हमारी आँखें हो गई, नाक हो गया, कान हो गए, ये एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करते हैं। जितने हमारे पैरों की वृद्धि होगी उतना ही वृद्धि हमारे आँखों की, कान की या फिर नाक की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यही क्या हमारा शारीरिक अनुपात, क्योंकि यानी कि शरीर का जो विकास होता है वह एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करता है। और फिर दांतों में भी क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। कैसे? स्टार्टिंग में होते हैं दूध के दांत, फिर क्या आ जाते हैं, परमानेंट दांत या फिर स्थायी दांत। ये क्या है, शरीर का विकास कितने तरीके से इन 4 क्षेत्रों में होता है। शरीर का विकास, लंबाई में परिवर्तन होगा, वजन में परिवर्तन होगा, और ये क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होगा, और दांतों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। फिर हम लोग देखें, जो अगला सवाल है हमारा, नवजात शिशु में होने वाले क्रियात्मक विकास। नवजात शिशु में होने वाले क्रियात्मक विकास की बात करते हैं। जो हमारा नवजात शिशु होता है उसमें क्रियात्मक विकास किस तरीके से होता है? क्रियात्मक विकास यानी कि क्रियाएं करना। अब क्रियाएं कौन कौन सी? क्रियाएं की जाती है शरीर के द्वारा। यानी कि जब नवजात शिशु अपने शरीर के द्वारा क्रियाएं करना प्रारंभ कर लेता है, यानी कि जब बच्चे का शरीर क्रियाएं करना शुरू कर देता है, वह विकास आता है क्रियात्मक विकास के अंतर्गत। तो अब ये जो नवजात शिशु होता है 2 तरीके से क्रियाएं दर्शाता है। एक तो होता है हमारी सामान्य क्रिया, एक होती है विशिष्ट क्रिया। अब सामान्य क्रिया कौन सी? जैसे कि बच्चा हाथों को हिलाता है, पैरों को हिलाता है, अपने शरीर को मूव करता है, ये होती है नॉर्मल क्रिया है जो एक नवजात शिशु के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एक होती है विशिष्ट क्रिया यानी कि स्पेशल क्रिया है। अब ये कौन सी होती है? यानी कि जब बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, चिल्लाता है, पैर पटकता है, आँखों की पुतलियों को हिलाता है यानी कि आँखों को घुमाना सीख लेता है, अंगूठा चूसने की जो उसकी प्रोसेस होती है वो करना शुरू करते हैं, पैर के जो तलवे होते हैं उनकी जो सहज क्रियाएं होती है। यानी कि जो नॉर्मली बच्चा जन्म लेते क्या करेगा, आँखों से देखेगा, यानी कि उसकी आँखों ने देखने की क्रिया शुरू की, अपने हाथों को थोड़ा सा मूव करना शुरू करेगा, या फिर उसको जिस दिशा में लेटाओगे वो वैसे ही लेटा रहेगा। अपने शरीर को खुद से हिलाना वो शुरू नहीं करेगा। अपने शरीर को खुद से टर्न करना वो कब शुरू करता है? विशिष्ट क्रियाओं में। यानी कि जब उसका जो शरीर बाहर के एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा फेवरेबल हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, तब उसका शरीर क्या होता है, खुद से हल्का बहुत थोड़ा बहुत मूव करना शुरू करता है। जब बच्चे का खुद का शरीर स्टार्टिंग से मूव करना शुरू ना करे, वो होती है सामान्य क्रिया जो हर एक बच्चे के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जब बच्चे का शरीर वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तब बच्चा विशिष्ट क्रियाएं करना शुरू करता है। यानी कि वह खुद से अनेक क्रियाएं दर्शाए, खुद से कार्य करना शुरू करेगा, रोना शुरू करेगा, हाथ पैरों को हिलाएगा, किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, अपने शरीर को हिलाना सीख लेगा, अंगूठा चूसना शुरू करेगा, आँखों से चारों दिशाओं में देखना शुरू करेगा। ये सारी चीज़ें कब प्रदर्शित करेगा? जब वह वातावरण के साथ समायोजित होना सीख जाता है। अगला सवाल है हमारा, भाषा विकास के सिद्धांतों पर प्रभाव डालिए। भाषा का विकास यानी कि हमारा भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा, यानी कि जब बच्चों में, जब मानव में, व्यक्ति में भाषा का विकास होने लगता है, यानी कि जब वह
वर्णों, शब्दों, स्वरों के बारे में सीखना शुरू कर दे, इन सबको जोड़कर वाक्य बनाना शुरू कर दे, बातचीत करना शुरू कर दे, अपने जो विचार है उनका आदान प्रदान करना सीख जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषाई विकास कहते हैं। अब ये जो भाषाई विकास है ये किस तरीके से हो सकता है, इसे हम लोग सिद्धांतों के थ्रू पढ़ते हैं, यानी कि जो भाषा विकास किस तरीके से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपने सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले होता है स्वर तंत्र, स्वर यंत्र की परिपक्वता, यानी कि भाषा का विकास कब होगा, जब उसका जो स्वर यंत्र है, यानी कि स्वर यंत्र यानी कि बोलने का स्थान जहाँ से बोला जाता है, यानी कि हमारा गला, उसका जो वोकल सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, यानी कि उसका विकास पूरी तरीके से हो जाए। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है, कोई व्यक्ति गूंगा होता है, इसका अर्थ क्या है कि उसका जो वोकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, उसके गले की जो मांसपेशी है जहाँ से आवाज़ निकलती है वोकल सिस्टम में वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता, तो वह बोल नहीं पाता है, इसीलिए भाषा का विकास इसमें नहीं हो पाता। और जब किसी व्यक्ति का स्वर यंत्र पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो उसमें भाषा का विकास भी होने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं अनुकरण की प्रणाली। अनुकरण का अर्थ होता है पीछा करना। अनुकरण का अर्थ होता है पीछा करना, या फिर कह सकते हैं देखकर सीखना। किसी भी बच्चे में भाषा का विकास कैसे होगा, पीछा करना, पीछे यानी कि वो चल रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसका अर्थ क्या हुआ, देखकर सीख रहे हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे का भाषाई विकास किस तरीके से होता है, उसके घर के जो लोग हैं, घर का जो एनवायरनमेंट है वो आपस में किस तरीके से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करेगा, उन्हीं को देख के सीखेगा, उनके द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को वह भी बोलने की कोशिश करेगा और उसी तरीके से उच्चारित भी करेगा। चाहे वो लोग गलत उच्चारण कर रहे हैं, गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बच्चे को इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन बच्चा क्या करेगा, अपने आसपास जो भी माहौल है, जो भी एनवायरनमेंट है उसी के अनुसार कार्य करने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चे का जो भाषा का विकास है वो अनुकरण के द्वारा होता है, यानी कि वह बच्चा क्या करता है, देखकर सीखता है। फिर है अनुबंधन की प्रणाली। अनुबंधन का अर्थ होता है कनेक्शन, यानी कि बच्चे ने जो अपने साथ देखा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीज़ें देखी है उसने वो देख के करने की कोशिश कर रहा है। अगर वह करने के बाद अगर उसने चाहे गलत शब्दों का उपयोग किया या फिर सही शब्दों का उपयोग किया, जैसे भी लैंग्वेज का उपयोग किया हो, लेकिन घर वाले उसको टोक नहीं रहे, गलत शब्दों का उपयोग किया फिर भी नहीं टोक रहे, तो भी क्या होगा, बच्चे में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब वो शब्दों का उपयोग और करना सीखेगा। यानी कि अगर वो गलत शब्दों का उपयोग कर भी रहा है, घर वाले नहीं ही टोक रहे हैं, तो वो ऐसे शब्द बार बार बोलेगा, जो भी उसके आसपास आएगा उनको भी बोलने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर बच्चे को रोका जाएगा तो उसे पता चलेगा कि ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है, मैंने कुछ गलत चीज़ें सीखी है, तो वो अगली बार क्या करेगा, बोलने से पहले रुक जाएगा या फिर सोचेगा। यही क्या होता है, हमारा अनुबंधन होता है। बच्चों को बोलने के लिए प्रेरणा देना, यानी कि जब बच्चों को सिखाया जाता है शुरू में तो उनको बोलने के लिए मोटिवेट किया जाता है, यानी कि उनको बुलवाया जाता है कि बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, दादी बोलो, उनको बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी कि जिससे क्या हो, उनको बोलने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाए। फिर है कॉमोस्की का सिद्धांत। कॉमोस्की क्या कहते हैं कि बच्चों को अनुकरण के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, यानी कि बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दो कि बच्चे अपने आप बोलने के लिए उत्सुक हो जाए, एक्साइटेड हो जाए। फिर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि जो बच्चा होता है, बच्चे का भाषाई विकास होने के लिए बच्चा समाज के द्वारा अधिगम करता है। समाज यानी कि सामाजिक विकास जो हमारा होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। साइकोलॉजी में अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि बच्चे को जो सिखाया जाता है भाषाई विकास वो समाज के द्वारा सिखाया जाता है, यानी कि समाज में बालक किस तरीके से व्यवहार करता है, उसके समाज में उसके आस पड़ोसी, परिवार, स्कूल में टीचर्स या फिर फ्रेंड्स किस तरीके के हैं, वो कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, उनका बातचीत करने का तरीका कैसा है, इन सारी चीज़ों को देखकर बच्चे के अधिगम पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और उसी के अनुसार उसकी भाषा का विकास भी होता है। फिर है वाणी दोष, यानी कि स्पीच डिफेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आती है, बोलते तो हैं लेकिन उनमें जो उच्चारण की क्षमता होती है, या फिर वो गलत शब्दों का उपयोग करेंगे, या फिर रुक रुक कर बोलेंगे, या फिर बोलते समय उन्हें तकलीफ होती है, तो ऐसे बच्चों में को क्या कहते हैं, स्पीच डिफेक्ट, यानी कि उनमें जो प्रॉब्लम होती है उन्हें कहते हैं स्पीच डिफेक्ट, यानी कि उनकी वाणी में क्या है, दोष। अब ये कितने प्रकार से होता है, पहला है उच्चारण में दोष, यानी कि कुछ बच्चे से ऐसे होते हैं जिनको उच्चारण में तकलीफ होती है, यानी कि कुछ शब्द को बोलने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, वो सिर्फ उनका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते, बाकी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, वो नॉर्मली बात वगैरह कर पाते,
सिर्फ कुछ एक शब्द होते हैं जो बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे छोटे बच्चों को देखा होगा, कबूतर, कबूतर, बच्चे क्या करेंगे, इनको बोलने में क्या होती है, उच्चारण में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं जलेबी और जबेली, बच्चों को देखा होगा चले वो क्या करते हैं, शब्दों को गलत बोलते हैं। यही क्या है, उच्चारण में दोष। फिर है शब्दों के अर्थ संबंधित दोष। अब यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाते, यानी कि वो एक जैसे शब्द होते हैं तो उनका अर्थ नहीं जान पाते। जैसे ऐसे शब्द कौन कौन से हैं, ये है सन यानी कि बेटा, और ये है सन यानी कि सूर्य। अब बच्चों को इन शब्दों के अर्थ में प्रॉब्लम होती है। अगर हम उन्हें बोलते हैं कि सन इज बिग, यानी कि माई ब्रदर इज अ बिग सन ऑफ माई फादर, तो ये क्या हो गया, अब वो क्या समझेंगे, सन का अर्थ भी सूर्य समझेंगे और इस सन का अर्थ भी सूर्य समझेंगे, या फिर इसका अर्थ भी बेटा समझेंगे और इसका अर्थ भी बेटा समझेंगे। ये क्या होता है, वो डिफरेंस नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चल पाता कि कौन से शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि इसे क्या कहेंगे, शब्दों के अर्थ से संबंधित उनमें क्या है, दोष है। फिर एक वाक्य रचना में दोष, यानी कि ऐसे बच्चे जो वाक्य का निर्माण नहीं कर पाते, यानी कि जो सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि उन्हें कुछ टूटे फूटे शब्द दिए हुए होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे शब्द आते हैं, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि इसकी वाक्य रचना करो या फिर निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में जमाओ। ऐसे शब्द आए, क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे क्या नहीं कर पाते, इनको सही तरीके से इनसे वाक्य का निर्माण नहीं कर पाते कि पहले कौन से शब्द का आएगा, फिर उसके बाद कौन से वाक्य को हम लोग उपयोग में लेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, मुझे आज जयपुर जाना है। बच्चे क्या नहीं कर पाते, इन शब्दों को वाक्यों में स्थानांतरित नहीं कर पाते, परिवर्तित नहीं कर पाते। तो ये क्या है, वाक्य रचना में दोष, यानी कि वाणी दोष 3 तरीके से होता है, उच्चारण संबंधित दोष, शब्दों के अर्थ से संबंधित दोष, और या फिर कह सकते हैं वाक्यों के निर्माण में दोष। फिर हम लोग आगे चलते हैं, किशोरावस्था पर सामाजिक विकास का क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास क्या होता है, समाज के द्वारा होने वाला परिवर्तन, यानी कि बालकों में समाज के कांटेक्ट, जब बालक समाज के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो उनसे क्या सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, बातचीत करने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है एक बच्चे पर। यानी कि जब बच्चे में समाज का विकास होता है, किशोरावस्था में जब वो समाज के कांटेक्ट में आता है तो समाज का प्रभाव बच्चे पर किस तरीके से पड़ता है। इस अवस्था में कुछ बालक कभी कभी छोटे सामाजिक समूह के सदस्य भी बन जाते हैं, यानी कि जब बच्चे किशोरावस्था में आ जाता है, बाल्यावस्था तक बच्चे को अपने दोस्तों के साथ में, विद्यालय में, अपने आस गली पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ समय बिताना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में एंटर कर जाता है तो वो समाज के साथ जुड़ना शुरू करता है, यानी कि वो अपने आप को दिखाता है समाज में कि सब मुझे पसंद करें, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा दिखूँ, लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, मुझसे बात करना चाहें। तो बच्चा क्या करता है, किशोरावस्था में आने पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना ज़्यादा करता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चे समाज में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाना, जो शादी समारोह होते हैं, समाज के फंक्शंस वगैरह होते हैं उनमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी में वो क्या करते हैं, अपना एक छोटा सा सामाजिक समूह बना लेते हैं, यानी कि अपने समाज का एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने नए नए दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके बीच अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में समाज में प्रदर्शित की जाती है। फिर है यह समूह क्लिक कहते हैं। किशोरावस्था में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर प्राप्त होते हैं, फलतः उसमें सामाजिक सूझ भी बढ़ती जाएगी और वह समाज की जो परिस्थितियाँ होती हैं उनका प्रत्यक्षीकरण अच्छे ढंग से करने लग जाता है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो बच्चा समाज की जितने भी परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि जितनी भी सामाजिक परिस्थितियाँ होंगी, जितने भी फंक्शंस होंगे, त्यौहार होंगे, उनमें जाना पसंद करेगा, उनसे बातचीत करना पसंद करेगा, लोगों को दिखाएगा कि अपने आप को
और अच्छे तरीके से वह कैसे प्रेजेंट कर सकता है, और वो समाज की परिस्थितियों को अच्छी तरीके से प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीखता है। प्रत्यक्षीकरण यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के द्वारा समझने की कोशिश करता है। और आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी जो झगड़ालू प्रवृत्ति होती है वो कम होती जाती है। लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो किसी भी समय कहीं भी झगड़ा शुरू कर देता है, यानी कि उसको समाज के प्रोग्राम में कहीं ले जाओ, शादी ब्याह में ले जाओ, अगर वो किसी दूसरे बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलता रहेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो उससे झगड़ना शुरू कर देगा। यानी कि वो ये नहीं देखता कि आसपास का माहौल कैसा है, लोग उसके बारे में कैसे सोचेंगे, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जब तक चाहेगा उसके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करता है, लेकिन जब उसका मन भर गया तो उसके साथ लड़ना या फिर मारपीट शुरू कर देता है। कब? बाल्यावस्था में। जब यही बालक किशोरावस्था में एंटर करता है तो वो क्या करेगा, उसमें झगड़ालू की प्रवृत्ति कम हो जाती है, यानी कि अब उससे समाज से इफेक्ट पड़ना शुरू करता है। यानी कि अगर मैं इससे झगड़ा करूँगा, मैं कुछ बोलूँगा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या जानेंगे, वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। और वो ये नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में बुरा सोचें, वो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ़ें करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातें हों, उनकी तरफ आकर्षित हो। ये सारी बातें कब होती है? किशोरावस्था में, जब बालक पर सामाजिक विकास होता है, यानी कि जब बालक का सामाजिक विकास बढ़ता जाता है तो ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में एक बालक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। फिर हम लोग देखते हैं बुद्धिलब्धि किसे कहते हैं और इसे सारणी के द्वारा समझाइए। अब बुद्धिलब्धि, इसे हम लोग पढ़ते हैं बौद्धिक विकास के अंतर्गत। बौद्धिक विकास। अब बौद्धिक विकास क्या होता है? बुद्धि का विकास। अब बुद्धि का विकास का अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु को समझने की क्षमता। यानी कि जब कोई बालक किसी भी विषय वस्तु, चाहे वो टॉपिक हो, कोई भी ज्ञान हो, उनको जब समझने की क्षमता उसमें आ जाती है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है? बुद्धि का विकास हो रहा है। और जब बुद्धि का मापन किया जाता है IQ के द्वारा, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेंट, यानी कि इंटेलिजेंस क्वेंट के द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है। तो ये जो बुद्धिलब्धि है हमारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? IQ कहते हैं। ये क्या है? बुद्धि को मापने का तरीका, यानी कि किसी भी बच्चे की बुद्धि की क्षमता कितनी है, यानी कि उसमें किसी भी वस्तु को समझने की कैपेसिटी कितनी है, वह कितनी जल्दी किसी वस्तु को सीख पाता है, समझ पाता है। जब इस बुद्धि का मापन किया जाता है, मापन करने की इकाई क्या है? बुद्धिलब्धि, यानी कि किसी भी वस्तु को मापने की प्रक्रिया या फिर मापने की जो इकाई है वह हमारी बुद्धिलब्धि कहलाती है। अब ये जो IQ होती है, इस IQ को एक हम लोग सारणी के द्वारा समझते हैं। अब इस सारणी है जिसमें अलग अलग वर्ग दिए हुए हैं, अलग अलग IQ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें सबसे कम से शुरू करते हैं निचलों से। जिसकी IQ 71 से कम होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वो इडियट कैटेगरी में आते हैं। फिर ऊपर देखें 71 से 80 तक के जो लोग होते हैं वो अल्प बुद्धि या फिर डल कैटेगरी में आते हैं। फिर 80 से 90 तक फीबल माइंडेड में आते हैं, यानी कि जिसे हम लोग मंद बुद्धि भी कह सकते हैं या फिर पिछड़े हुए भी कह सकते हैं। इन्हें हम लोग पिछड़े बालक भी कहते हैं। फिर है 91 से 110 तक सामान्य बुद्धि, यानी कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। फिर 111 से 120 तक तीव्र बुद्धि वाले, 120, 121 से 130 तक प्रखर बुद्धि वाले, और फिर जिनकी बुद्धिलब्धि 130 या फिर 140 से अधिक होती है वो होते हैं जीनियस कैटेगरी के। तो ये सिर्फ IQ के अकॉर्डिंग, किसी भी बच्चे की IQ को डिसाइड करके, IQ को देख के जब हम बच्चे की कैटेगरी का निर्धारण करते हैं, वही हमारी बुद्धिलब्धि है। और बुद्धिलब्धि कैसे निकलती है, यानी कि इस IQ कैसे पता चलेगी किस व्यक्ति की IQ कितनी है? किसी भी बच्चे की IQ का पता लगाने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि IQ पता करने का, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100।
यानी कि अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु दी हुई है, उसकी शारीरिक आयु दी हुई है, तो किसी भी बच्चे की हम लोग IQ का पता लगा सकते हैं। शारीरिक आयु यानी कि उसके शरीर का वो 10 साल का है, 12 साल का है, 11 साल का है। और मानसिक आयु का मतलब होता है कि वह कितने साल के बच्चों के सवाल सॉल्व करता है। मान लो एक 10 साल का लड़का है, यानी कि उसकी शारीरिक आयु कितनी है, 10 साल की है, ठीक है। और वह 12 वर्ष का जो लड़का है, इनकी 12 वर्ष के लड़के के क्लास के सवालों को हल कर सकता है, इनके सवालों के जवाब दे सकता है। तो उसकी जो शारीरिक आयु है वो तो हो गई 10 वर्ष, और उसकी जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, वो हो गई 12 वर्ष। तो हम इसके IQ का पता लगा सकते हैं। मानसिक आयु है हमारी 12 वर्ष, 12/10 × 100, तो इस बच्चे की IQ कितनी हो गई, 120। अगर अब इस टेबल में देखें 120 कहाँ है, ये बच्चा कौन सी कैटेगरी का है, तीव्र बुद्धि का, यानी कि एवरेज से भी ज़्यादा है, क्योंकि है तो वो 10 साल का, लेकिन उससे जो 2 साल बड़ा 12 साल का जो लड़का है, उसकी क्लास के जो सवाल हैं, उसकी जो किताबें हैं, उसका जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका जवाब दे रहा है। अपनी क्लास से भी 2 साल बड़ी क्लास का वो क्या दे रहा है, जवाब दे रहा है, यानी कि वो क्या नॉर्मल से भी ज़्यादा है, यानी कि उसकी क्लास से भी ज़्यादा का उसमें नॉलेज है। वो क्या हो गया, सामान्य से ज़्यादा हो गया, अबव एवरेज में आ गया। कब, जब उसमें 120 की कैटेगरी थी, यानी कि उसकी शारीरिक आयु 10 वर्ष थी, लेकिन वह 12 वर्ष के सवालों के जवाब दे रहा था। अगर हम इसका उल्टा करते, यानी कि अगर मेंटल एज 10 वर्ष और क्रॉनिकल एज क्या है, 12 साल है, यानी कि वो बच्चा है तो 10 साल का, यानी कि वो बच्चा है तो 12 साल का, लेकिन वो 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनके सवालों के जवाब ही आसानी से दे पा रहे, वो भी मुश्किल से दे पा रहे हैं। अब इनका निकालें, 10/12 × 100। अब इनको करेंगे 83। अब 83 कहाँ पे आ रही है, 83 ये रही हमारी। ऐसे बच्चे क्या हो गए, मंद बुद्धि के हो गए। क्यों, क्योंकि ऐसे बच्चों को क्या अपनी क्लास से भी 2 साल पीछे का भी वो भी मुश्किल से कर पा रहे, या फिर उनसे हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब इन बच्चों के IQ के द्वारा हम उन बच्चों की कैटेगरी का निर्धारण कर सकते हैं। तो आपको ये जो बुद्धि लब्धि की जो टेबल है पूरी याद होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला याद हो जाए तो आप आसानी से किसी भी बच्चे की कैटेगरी निकाल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, हमारा जो अगला सवाल है, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व यानी कि हमारी पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी कितने टाइप्स की होती है, पर्सनैलिटी को हमने अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया। अगर हम सबसे पहला आधार देखें, जो सबसे पहला आधार देखें पर्सनैलिटी को पढ़ने का, जिसमें सबसे पहला आधार है सामान्य दृष्टिकोण। सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर जो पर्सनैलिटी होती है ये 3 टाइप की होती है। एक होती है राजसी, एक होती है तामसिक, और जो हमारी एक होती है सात्विक। अब राजसी यानी कि ऐसे लोग, ऐसी पर्सनैलिटी, यानी कि ऐसे लोग जो उनकी पर्सनैलिटी राजा के जैसी हो, जो ठाट बाट से रहना पसंद करते हो, मोटे हो, खाने पीने के शौकीन हो, यानी कि वो क्या है, सिर्फ राजाओं के जैसे, यानी कि राज से ठाट बाट में रहना पसंद हो, तो ऐसी पर्सनैलिटी राजसी व्यक्तित्व कहलाती है। फिर होती है तामसिक, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें काम करना कुछ पसंद ना हो, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, लूटपाट करना, लोगों को परेशान करना, जब लोगों का व्यक्तित्व इस तरीके का होता है वो लोग तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और एक होते हैं सात्विक, यानी कि जो किसमें लीन हो, भक्ति भाव में, यानी कि जिनका ध्यान पूजा पाठ में लगा हो, वो भगवान का ध्यान करने में अधिक बिलीव रखते हो, या फिर लोगों को परेशान न करना, लोगों को खुश रखना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता हो। तो जिन लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इन्हें सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकारों में डिवाइड किया है, राजसी, तामसिक और सात्विक प्रवृत्ति के लोग। फिर है हम लोग बात करते हैं, जो अगला है हमारा अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने भी पर्सनैलिटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए। अब वो अलग अलग वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करें स्प्रेंगर के अनुसार, यानी कि जो हमारा सबसे पहला वैज्ञानिक है
साइकोलॉजिस्ट हैं स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने बोला कि अलग अलग व्यक्ति की क्वालिटी के अनुसार अलग अलग लोग होते हैं, यानी कि जिन लोगों को समाज में रहना ज़्यादा पसंद होता है वो लोग होंगे सामाजिक प्रवृत्ति के, यानी कि उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, सामाजिक। जिन लोगों में किसी न किसी कला का विकास होता है वो होंगे कलात्मक व्यक्ति। जिन लोगों को राजनीति का शौक होता है, यानी कि जो नेता वगैरह होते हैं, मिनिस्टर्स, वो कैसे होंगे, राजनीतिक व्यक्तित्व के। ठीक है। अब जिन लोगों को गणित या फिर शिक्षा का शौक होता है वो क्या बनेंगे, गणितज्ञ बनेंगे, मैथमेटिशियन बनेंगे। यानी कि इन्होंने क्या बताया, स्प्रिंगर ने सिर्फ यही कहा कि जिन व्यक्ति को या फिर जिस व्यक्ति में जिन भी वस्तु की क्वालिटी होगी, जिसकी भी क्वालिटी होगी, उनमें गुण होगा, उसी के अनुसार उनका व्यक्तित्व हो जाता है। जैसे जो नेता वगैरह होते हैं उनका इंटरेस्ट किस में होता है, राजनीति में, उनका व्यक्तित्व राजनीतिक। किसी में कला होती है, यानी कि किसी में ड्राइंग करना आता है, किसी को पेंटिंग आती है, मूर्तिकार होता है, संगीतकार होता है, सिंगर वगैरह होते हैं, उनमें कोई ना कोई क्या है, क्वालिटी है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा है, कलात्मक है। फिर राजनीतिक हो गया, गणितज्ञ हो गया, यानी कि मैथ्स में गणना करने से संबंधित उनमें क्या होती है, रुचि होती है। तो ये क्या अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार हैं जो अलग अलग वैज्ञानिक बताते हैं सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार। अगर हम अपने आयुर्वेद के अनुसार देखें, तीसरा आधार हम लोग देखते हैं, अगर आयुर्वेद के अनुसार भी 3 होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये क्या अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है जिनको हम पढ़ते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग, बालक अभिभावक संबंध मधुर न होने के क्या कारण हो सकते हैं। हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग देखते हैं पिछड़े बालक या फिर जिन्हें कहते हैं विशिष्ट बालक। जो विशिष्ट बालक होते हैं, स्पेशल चाइल्ड। अब स्पेशल चाइल्ड में या तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस कैटेगरी भी आ सकती है और बहुत ही ज़्यादा डल कैटेगरी भी आ सकती है। इन दोनों से रिलेटेड जब बात करते हैं तो उन सभी बालकों को हम लोग विशिष्ट बालक करते हैं। अब ऐसे जो विशिष्ट बालक होते हैं, इन बालकों में जो बालक और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो रिलेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है। यानी कि जो बच्चे एजुकेशन में पिछड़ गए, यानी कि जो पढ़ नहीं पाते, उन्हें पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता, या फिर जो बुरी आदतों में फंस गए, बाल अपराध में फंस चुके हैं, ऐसे बच्चों का अपने परिवार के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं होता, रिलेशन अच्छा नहीं होता है। तो अगर उन बच्चे जो बाल अपराध का शिकार हो गए, यानी कि जो बच्चे बाल अपराध से जूझ रहे हैं, बाल अपराध से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे बच्चों का अपने परिवार के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। तो वो किन कारण से नहीं है, इसकी बात करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बच्चे के बालक का माता पिता के साथ संबंध मधुर नहीं है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है बालकों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना। जिसमें हम लोग देखते हैं कि अगर जब बच्चों के अपने माता पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, उसमें है कि बच्चों का तिरस्कार किया जाता है या फिर उनकी उपेक्षा की जाती है। बात बात पर बच्चों को अपने माता पिता के द्वारा डांटा जाता है या फिर उनको किसी बात के लिए रोक टोक की जाती है, तो ऐसे बच्चों में हीन भावना आ जाती है। तो वो कुछ भी बात अपने माता पिता को बताने से क्या करते हैं, डरते हैं या फिर हिचकिचाते हैं। तो ये भी कारण है। फिर दूसरा है बालकों को पालन पोषण में प्रभुत्वशाली विधि अपनाना। प्रभुत्वशाली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। अब पावरफुल कैसे, बच्चों को पालने के लिए उन लोगों ने बच्चों को सारी सुविधा प्रदान की, बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो वो चाहते हैं, जो उनके लिए आवश्यक होती है। माता पिता सब कुछ दे रहे, लेकिन क्या नहीं दे पा रहे, अपना समय नहीं दे पा रहे। क्या नहीं दे पा रहे, लाड़ प्यार नहीं दे पा रहे। वो क्या कर रहे हैं, यानी कि ऐसे माता पिता जो सिर्फ अपने बिजनेस में, अपने नौकरी से जुड़े हुए, सुबह जाते हैं शाम को आते, बच्चे को फैसिलिटी सारी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को अपना समय नहीं दे पा रहे, बच्चे की भावनाएं नहीं समझ पा रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य समझते हैं सिर्फ बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से करना। वो कर सब कुछ रहे, लेकिन क्या नहीं कर पा रहे, सिर्फ उन्हें समय नहीं दे पा रहे, बच्चों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे बच्चे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उन पर माता पिता से कट जाते हैं, यानी कि उस परिवार से दूर चले जाते हैं और फिर बुरी चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चों को जब घर पे ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती, ये सब समय, लाड़ प्यार, अटेंशन, जब ये बाहर घर के अंदर नहीं मिलती, तो ये बच्चे कहाँ जाते हैं, घर के बाहर। यानी कि जहाँ पे जो लोग अब इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें वो बच्चे अच्छे लगेंगे, वो परिवार, वो लोग अच्छे लगेंगे, तो वो क्या होता है, उनकी तरफ खींचा चला जाता है।
फिर है अभिभावक का बहुत ही ज़्यादा कठोर होना और अपने बालक की प्रत्येक गतिविधि पर अनावश्यक हस्तक्षेप करना। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मानते हैं कि अपने बच्चों को नियंत्रण में करना चाहिए, बच्चों के गतिविधियों पर नियंत्रण करना चाहिए, उनके व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठता बैठता है, ये सारी बातें माता पिता को ध्यान में रखनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य भी है। लेकिन जब बच्चे पर माता पिता ज़रूरत से ज़्यादा ही पाबंदियाँ लगाएं, उनके हर एक छोटी छोटी बातों पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दे या फिर उनमें टांग अड़ाना शुरू कर दे, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे उन परिवार के साथ उसका जो रिलेशन है वो खराब हो जाता है। फिर है माता पिता का अशिक्षित होना, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, तो ऐसे बच्चे, इनके जो बच्चे होते हैं वो किस रास्तों पे जा रहे हैं, क्या काम करते हैं, उनके साथ उनका जो रिलेशन है वो समझ नहीं पाते। या फिर कह सकते हैं कि बच्चे अपने माता पिता अशिक्षित होने के कारण लोगों के सामने जाने में उन्हें क्या होती है, शर्म आती है, वो हिचकिचाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसकी वजह से भी क्या है, उनका परिवार के साथ रिलेशन खराब हो जाता है। फिर है समाज की आर्थिक स्थिति निम्न होना, यानी कि ऐसे बालक जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, यानी कि उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला नहीं है या फिर उनके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी करते हैं, तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो लोगों के सामने जाने में, अपनी स्थिति बताने में उन्हें क्या आती है, शर्म महसूस होती है। बालक का स्वास्थ्य खराब होना, यानी कि जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता हो, तो ऐसे बच्चे क्या होंगे, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ा बिगड़ते चले जाएंगे या फिर थोड़ा कम होते चले जाएंगे उनसे। फिर है बालकों का बौद्धिक स्तर कम होना, यानी कि जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ऐसे बच्चों में क्या होता है कि उनके माता पिता के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। अगर नॉर्मल बच्चों की बात करें, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ सारी बातें शेयर कर पाते हैं, लेकिन जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर होते हैं ये सब कुछ समझा नहीं पाते या फिर माता पिता इनकी बातें समझ नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में भी उनका जो रिलेशन है थोड़ा सा बिखर जाता है। फिर है जब परिवार बहुत बड़ा होता है, यानी कि जब परिवार में लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, माता पिता के 5-6 संतानें वगैरह होती हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार जो माता पिता होते हैं उनका ध्यान सिर्फ रहता है कि किस तरीके से उनका पालन पोषण, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाए, तो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी पे ज़्यादा हो जाता है तो किसी पे कम हो जाता है, तो इसी वजह से उनका जो रिलेशन है वो भी थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बालक और उनके माता पिता का जो संबंध है वो खराब हो जाता है। फिर आगे चलते हैं समस्यात्मक बालकों के कारण और इन्हें सुधारने के उपाय। जो समस्यात्मक बालक होते हैं, यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं, अब प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उनको समझने में समस्याएं आती हैं, या फिर वो पढ़ने से रिलेटेड हो, लोगों को समझने से, कहीं बाहर जाने से, तो ये जब ये सारी समस्या बच्चे के साथ होने लगती है तो ऐसे बच्चे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। या फिर बुरा व्यवहार करता है किसी के साथ, पढ़ने में दुर्बल होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ये सारे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के टाइप्स होते हैं। तो अब ये किन कारणों से होते हैं ऐसे बालक? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वंशानुक्रम के कारण, यानी कि उनकी हेरिडिटी ऐसी होती है, या तो उनके माता पिता में से कोई लोग इस तरीके के होंगे तो वो क्या हो गया, जिनके थ्रू उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि वंशक्रम का, उनका वंशक्रम किस तरीके से है, माता पिता से उनमें गुण किस तरीके से है, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा समस्यात्मक होगा या नहीं होगा। समस्यात्मक में बीमारी भी आ सकती है, मानसिक रूप से कमजोरी भी आ सकती है, या फिर दूसरों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, ये सारी चीज़ें, यानी कि वो दूसरे लोगों से किस तरह, दूसरे नॉर्मल बच्चों के कितना डिफरेंट है, जो क्वालिटी उस बच्चे को नॉर्मल लोगों से अलग कर रही है वो सारी किस में आएगी, समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत आती है। पहला हेरिडिटी हो गया, दूसरा हो गया वृद्धि, यानी कि उसकी ग्रोथ कैसी है, यानी कि उसका जो विकास है वो किस तरीके से हुआ है। उसमें शारीरिक दोष है तो भी वह समस्यात्मक बालक के अंतर्गत। शारीरिक दोष यानी कि वो क्या, फिजिकली इनएक्टिव है। अब फिजिकली इनएक्टिव में क्या हुआ, या तो वो क्या हो सकता है, गूंगा हो सकता है, या फिर बहरा हो सकता है, ठीक है, या फिर अंधा। यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से निर्बल होते हैं, ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं, समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वो अपने आप को हीन दृष्टि से देखने लग जाते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं इन दूसरे बच्चों के जैसा क्यों नहीं हूँ, तो वो इन सब से धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। फिर है माता पिता के द्वारा जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके साथ उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। उपेक्षित यानी कि उनको बात बात पे डांटना, फटकारना, गुस्सा करना, उनके हर एक छोटी छोटी बात में उनको रोकना टोकना। जब माता पिता ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो वह बच्चा क्या करेगा,
बाहर जाकर लोगों के साथ समस्याएं करना शुरू कर देगा। यानी कि वो जो परिवार का गुस्सा होता है वो अन्य लोगों पर निकालना, घर के बाहर जाकर मारपीट करना, गुस्सा वगैरह करना, बुरी आदतों में पड़ना। तो ये सारी चीज़ें बालक को सीखने लग जाता है। कब? जब माता पिता के द्वारा उसे जो प्रॉपर अटेंशन है वो नहीं दी जाए। फिर है पारिवारिक वातावरण, यानी कि परिवार का माहौल ही ऐसा हो चुका है, माता पिता के रिश्ते ऐसे हो चुके हैं, वो बार बार पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो बच्चा जब ऐसी सारी चीज़ें देखता है वो क्या होता है, उसका जो माइंड है इन सभी चीज़ों में फंसा रहता है। तो वह कुछ और ध्यान उसके दिमाग में अधिगम से संबंधित बातें नहीं आ पाती। तो पारिवारिक वातावरण का भी उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। समाज के वातावरण का, यानी कि वो समाज में किस तरीके से व्यवहार करता है, समाज में उसके परिवार की स्थिति क्या है, उस वातावरण का प्रभाव भी बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। विद्यालय में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो विद्यालय में जो टीचर्स हैं, टीचर्स उस बच्चे के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसको पढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर उसको दूसरे बालकों से अलग कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उनको ना पढ़ा रहे हैं सही से, क्योंकि उसमें क्या है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, या फिर वो इन सब से रिलेटेड है। तो फिर क्या हो सकता है कि बच्चे को प्रॉपर सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा और बच्चे उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब ये सारी बातें होती है तो विद्यालय वातावरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। आजकल जो फिल्में आ रही हैं उससे भी जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है वो बढ़ते जा रहे हैं। गलत दोस्तों की संगति हो जाती है, या फिर बिखरे हुए परिवार, यानी कि जिसमें माता पिता का रिश्ता टूट जाता है, डाइवोर्स वगैरह हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो टूटे हुए परिवार है वो भी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को उत्पन्न करते हैं। जब ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाएगी तो क्या होगा, उन्हें हम लोग सुधार सकते हैं। अब इनको सुधारने के लिए हम लोग जो बाल अपराधी होंगे तो उनको बाल सुधार गृह में भेज सकते हैं। अगर जो शारीरिक रूप से कमज़ोर बालक होंगे उनके लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ पे इनको पढ़ाने के लिए जो वेल ट्रेन टीचर्स होते हैं उनके द्वारा उन्हें पढ़ाया जाए, परिवार का माहौल सही किया जाए, माता पिता के रिश्तों को सुधारा जाए। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके द्वारा जो समस्यात्मक बालक है उनको सुधारा जाए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बाल अपराध किसे कहते हैं? बच्चों के द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध, यानी कि या फिर कह सकते हैं जो भी अपराध 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के द्वारा किया जाए, जिनके लिए कठोर सजा न करके उनको सिर्फ बाल सुधार गृह में भेजा जाए, वो क्या हमारा बाल अपराध। और इसमें किन किन अपराध को शामिल किया जाता है, यानी कि बाल अपराध में हम लोग किसे शामिल करेंगे, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के द्वारा जो भी अपराध किया जाए बच्चों के द्वारा, वो उसमें क्या क्या आ सकता है। उस बच्चे के द्वारा चोरी की जाती है, मारपीट या फिर लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, झूठ बोला जाता है, यौन अपराध किए जाते हैं, रेप केसेस वगैरह, छेड़खानी, अगर अवज्ञाकारी यानी कि बात न मानना, अनुशासन में न रहना, धोखा देना, यानी कि कहीं पे अगर नौकरी पे रखा है उस बच्चे को तो वहाँ पे वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, विद्यालय से भाग जाते हैं, इधर उधर आवारागर्दी करते हैं, जुआ खेलते, शराब की लत में पड़ जाते हैं, हड़ताल वगैरह करते हैं, बेईमानी करते हैं, आत्महत्या या फिर दूसरों की हत्या कर देते हैं। जब एक बच्चा ये सारी हरकतें करना शुरू कर दे, यानी कि जितने भी अपराध है ये नॉर्मली क्या है, अपराधी है, अपराध है, और अपराध जो करता है उसके लिए कानून बने होते हैं। और जब बाल अपराध किए जाते हैं, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक के द्वारा अपराध किए जाते हैं, तो इनके लिए कानून है क्या, बाल सुधार गृह। इन बच्चों को सुधारने के लिए घर बने होते हैं, पुलिस स्टेशन के टाइप ही, जेल के टाइप ही होते हैं। वहाँ पे इन बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है कि उनको किस तरीके से अच्छा बालक बनाया जाए, उनके जो व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। तो एक बाल अपराध में हम इन सभी अपराधों को शामिल करते हैं। फिर है मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों की विशेषताएं। मानसिक अक्षमता यानी कि मेंटली डिसेबल, यानी कि जो बच्चे मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, अपना शरीर का, अपने दिमाग का यूज़ पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, यानी कि जो बच्चे मानसिक रूप से सक्षम नहीं है उन बच्चों को मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहा जाता है। अब ऐसे बच्चों को पता कैसे लगाएंगे कि वह बच्चा मानसिक रूप से अक्षम है। पराश्रिता यानी कि वो क्या रहेगा, दूसरों पर आश्रित रहने वाला जो बालक होता है वो क्या होता है, मानसिक रूप से अक्षम बालक होता है, यानी कि वो अपने खुद के कार्य भी खुद स्वयं नहीं कर पाता, अधिगम के अयोग्य होता है, यानी कि वो सीखने के योग्य नहीं होता। यानी कि जो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर होगा, यानी कि उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ, यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ। मानसिक यानी कि मस्तिष्क होता है मन, यानी कि जब बच्चे के मस्तिष्क का विकास ही नहीं हुआ तो वह बच्चा किसी भी चीज़ को सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मस्तिष्क का विकसित होना बहुत आवश्यक होता है।
यानी कि जब बच्चे का मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ तो वह क्या होता है, अधिगम के अयोग्य हो जाता है। तो उसमें क्या होगी, बुद्धि की कमी हो जाएगी। वह किसी भी चीज़ का निर्णय यानी कि डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वह नहीं हो पाती, यानी कि उसमें डिसीजन का अभाव हो जाता है। तो वह सांवेगिक अस्थिरता रहती है, यानी कि वह इमोशनली क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। यानी कि जो मानसिक रूप से कमज़ोर बालक होगा वह क्या रहेगा, इमोशनली इनएक्टिव रहेगा। वो कभी हंसने लगेगा, कभी रोने लगेगा, यानी कि उसके जो इमोशंस है उसके इमोशंस पे उसका कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि उसे ये नहीं पता होता कि वो अपने इमोशंस का यूज़ किस जगह और किस तरीके से व्यक्त करे। और बेलगामी कार्यशैली, यानी कि उसे क्या होता है, बेढंगी कार्यशैली, यानी कि उसके कार्य करने का कोई भी ढंग नहीं रहता है। उसे नहीं पता कि कौन सा कार्य किस तरीके से किया जाए। सामायोजिक समायोजन करने में असमर्थ होता है, यानी कि समाज के साथ वह एडजस्ट करने में इनएक्टिव होता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। जो मेंटली डिसेबल बच्चे होते हैं व्यक्तित्व में आकर्षण का अभाव होता है, यानी कि जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव नहीं कर पाते, यानी कि लोग उनकी तरफ इतना आकर्षित नहीं हो पाते हैं। और इनमें मानसिक दुर्बलता स्थायी होती है, यानी कि जो मेंटली डिसेबल बच्चे होंगे वो मानसिक रूप से जो इनमें कमज़ोरपन होता है वो स्थायी होता है, यानी कि परमानेंट ये क्या होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो अगर किसी बालकों में ये सारे क्वालिटीज़ दिखाई देते तो वो बच्चे क्या मानसिक रूप से अक्षम बालक होते हैं। फिर है वृद्धावस्था में वृद्धजनों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले व्यवहार कौन कौन से, कि वृद्धावस्था में जो वृद्ध लोग होते हैं वो कौन कौन से बिहेवियर शो करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है बच्चों के प्रति समर्पण, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के प्रति पूरा न्यौछावर हो जाते हैं। इनकी उतनी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो क्या करें, बच्चे अब उनका पालन पोषण करें, उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। ठीक है, यानी कि वो बच्चों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। वो बच्चे वृद्धावस्था में ये लोग चाहते हैं, वृद्ध लोग चाहते हैं कि समाज में क्या रहे, उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, यानी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो कुछ भी कार्य किया है उन सभी कार्य में वो चाहते हैं वो ऐसा अच्छे से अच्छा ज़्यादा काम करें कि वृद्धावस्था में आने पर उनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, समाज के लोग उनकी पूछ परख करें, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दें, महत्व दें। यानी कि वो क्या चाहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहते हैं। सुखपूर्वक जीवन जीने की लालसा, यानी कि वो चाहते हैं उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत ही ज़्यादा कार्य किया है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का जीवन स्वस्थ करने के लिए, और वो चाहते हैं कि वृद्धावस्था में आने पर उन्हें क्या हो, सुखपूर्वक आसानी से जी सके। यानी कि अगर उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है तो वो चाहते हैं वृद्धावस्था में आने पर वो एटलीस्ट क्या करें, सुखपूर्वक ज़िंदगी जिए। धन का बंटवारा कर देते अपने बच्चों के बीच। आदर्शों का पालन करना, यानी कि जब ये जो वृद्ध होते हैं वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो वृद्धावस्था में लोग चाहते हैं कि अपने आदर्श को बनाए रखें, यानी कि उनके जो सिद्धांत होते हैं अपने सिद्धांतों के अनुसार ही वो लोग चलते हैं। भगवान में उनका ध्यान लग जाता है और प्रभुत्वशाली सत्ता चाहते हैं, यानी कि ये लोग चाहते हैं, अब उन्होंने अपना सारा जो धन वगैरह है सब कुछ अपने बच्चों में बांट दिया, तो वो चाहते हैं कि अब मैं क्या रहूँ, घर में सिर्फ एक मुखिया के रूप में रहूँ, मैं जिस तरीके से कहूँ मेरे बच्चे उसी तरीके से व्यवहार करें, मेरे कहने पर मेरे बच्चे, मेरे बहू, मेरे पोते सब लोग एक इशारे पर खड़े हो जाए। यानी कि वो चाहते हैं कि अब उनके परिवार में क्या रहे, उनकी इज्जत वृद्धावस्था में बनी रहे। तो ये सारे जो बिहेवियर है एक वृद्धावस्था में वृद्धजनों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर है जीवन साथी का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले विवाह के समय उम्र, यानी कि जब भी हम जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं जिसमें हमें सबसे पहले देखना है कि उसकी उम्र सही होनी चाहिए जीवन साथी की। उसके साथ साथ जो पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि है, यानी कि उसके परिवार का जो बैकग्राउंड और समाज में जो रेपुटेशन है उसका भी ध्यान होना चाहिए। उसमें इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो है या नहीं है इसका भी हमें ध्यान देना है। और शैक्षिक स्तर में समानता होनी चाहिए, यानी कि जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है पढ़ा लिखा हो, और हमारे जो शैक्षिक स्तर है यानी कि हमने जितने भी शैक्षणिक गतिविधियाँ प्राप्त की या फिर जो शैक्षिक स्तर प्राप्त किया उसमें क्या हो, इक्वलिटी हो। उसके साथ साथ जो बौद्धिक योग्यता पाई जाती है यानी कि उसका जो IQ है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। उसमें जो एटीट्यूड यानी कि उसमें जो अभिवृत्तियाँ पाई जाती है और उसमें जो रुचियाँ पाई जाती है उसमें समानता होनी चाहिए, यानी कि ऐसे जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए जिसमें एटीट्यूड के साथ साथ
अब एटीट्यूड का अर्थ घमंड नहीं होता, एटीट्यूड का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को किस तरीके से हम वो समझने की कोशिश करता है, यानी कि एटीट्यूड का अर्थ होता है नज़रिया, किसी भी चीज़ को देखने का उसका नज़रिया किस तरीके का है और इंटरेस्ट कैसा है। तो यानी कि दोनों के नज़रिए और दोनों के इंटरेस्ट में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अधिक स्तर में समानता यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें क्या पाया जाए, इक्वलिटी यानी कि समानता होनी चाहिए। रहन सहन का स्तर भी सेम होना चाहिए, धर्म से रिलेटेड समानता होनी चाहिए, जात से समानता होनी चाहिए, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। बाल्यावस्था सुखद पूर्वक और स्वस्थ यौन अभिवृत्तियाँ होनी चाहिए, यानी कि जब भी जीवन साथी का चुनाव करें बाल्यावस्था के प्रति वो उनका क्या महत्व होता है, उनकी क्या अभिरुचियाँ हैं और स्वस्थ यौन अभिवृत्तियाँ उनमें पाई जानी चाहिए, यानी कि वो फिजिकली क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। यानी कि किसी भी अगर हम लोग बात करें किसी भी जीवन साथी का चुनाव करते समय ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। फिर किशोरावस्था में बालक द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली समस्याएं, यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था में आ जाता है तो वो सबसे पहले शारीरिक समस्याएं प्रदर्शित करता है। अब शारीरिक समस्याएं कैसे, यानी कि जब बच्चा किशोरावस्था में आ रहा है तो उसके शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं, यानी कि उसमें हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। लड़कों की बात करें तो लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना शुरू हो जाता है, उनका जो गले का जो वोकल सिस्टम होता है बहुत ही ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, पूरे शरीर पे बाल आ जाते हैं। लड़कियों की बात करें तो मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं, स्तनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस उनके फिजिकली आते हैं, यानी कि वो शारीरिक रूप से जब इतने सारे परिवर्तन होने लगे अचानक तो उनमें क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन या फिर स्ट्रेस की जो एज है वो भी ये कहलाती है। इसलिए इस किशोरावस्था को संघर्ष और तनाव की अवस्था भी कहते हैं। यानी कि जब ये सारी चीज़ें होने लग जाते हैं फिजिकली बॉडी में तो एक टेंशन होने शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी उन्होंने ये सारी चीज़ें उनके साथ पहली बार होती है, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा इस समस्या से भी जूझने लग जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि किशोरावस्था में जो शारीरिक समस्या होती है बालक और बालिकाओं के शरीर से संबंधित होती है, शरीर में परिवर्तनों के कारण उनमें संघर्ष और तनाव उत्पन्न होने लगता है। मानसिक समस्या कौन कौन सी, जब ये सारी समस्या उनके शरीर में होने लगी, ये सारे चेंजेस उनके शरीर में होने लगे तो इन सब के बारे में वो विचार करना शुरू करते हैं, यानी कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो मानसिक रूप से भी इनएक्टिव होने लगते हैं। पारिवारिक समस्याएं, अब परिवार की बात करें तो जब किशोर बालक होते हैं, जब बालक बाल्यावस्था तक होता है तो परिवार का माहौल क्या है, परिवार की हालत कैसी है, किस तरीके की है, परिवार में माता पिता का संबंध कैसा है, इन सब से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने देखा कि बच्चे का किशोरावस्था में शारीरिक विकास की बात की थी, बाल्यावस्था तक बच्चा सिर्फ अपने खेल में मग्न रहता है, लेकिन जब वो किशोरावस्था में एंटर कर जाता है तो किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद वो समाज के कांटेक्ट में आना शुरू करता है। समाज उसके बारे में क्या सोचता है, किस तरीके से उसे देखता है, उनकी बातों को रिएक्ट करता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है, तो इन सब में वो भाग लेना शुरू कर देता है। तब समाज में वो उसके परिवार की इमेज किस तरीके के, उसके माता पिता क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो इन सब के बारे में अब उसे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जो परिवार का वातावरण है, अब उसके परिवार में कोई समस्याएं हैं, परिवार के झगड़े वगैरह हैं, तो इन सब में भी वो क्या करता है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, इन सब में वो फंसना शुरू कर देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं, अब समाज में होने वाली समस्या है कि समाज में लोग उसे किस तरीके से देख रहे हैं। अगर उसकी जॉब वगैरह नहीं लगी है किशोर बालक की, यानी कि उसने इतनी पढ़ाई करने के बावजूद उसके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है, परिवार में वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, तो गांव समाज पड़ोस के लोग उसे क्या करते हैं, ताना वगैरह मारते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। तो ये समस्या एक किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं नैतिकता का अधिगम किस तरीके से होता है। नैतिक विकास को देखा था, नैतिकता यानी कि अच्छी बुरी आदतों का निर्माण। नैतिक विकास का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति में या फिर जब बालक में अच्छी और बुरी आदतों में फर्क करना शुरू कर दे, यानी कि जब बच्चा ये सारी चीज़ें करना प्रारंभ कर देता है तब उसमें नैतिकता का विकास हो चुका होता है। इसमें पहला देखते हैं कि जो सबसे
प्रयास और त्रुटि के द्वारा, यानी कि अगर बच्चे को लगातार प्रैक्टिस करवाई जाए, उसमें प्रैक्टिस के दौरान उसमें क्या गलतियाँ निकल रही है, जब बच्चे को ये सारी बातें बताई जाए तो उसमें अच्छे से अच्छे हम नैतिकता का विकास कर सकते हैं। बच्चे को नैतिक विकास सिखाया जा सकता है, यानी कि बच्चे को खुद करके दिखाया जाए, यानी कि प्रैक्टिस के थ्रू। अगर बच्चे को प्रैक्टिकली करवाया जाए किसी भी चीज़ को करने के लिए, अगर वो खुद करेगा तो खुद सीखेगा उसको किस प्रोसेस से करना है, उसने किस प्रकार किया, वो लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा, कुछ ना कुछ गलतियाँ निकलेगी, उन गलतियों को सुधारेगा, उन गलतियों को सुधारने के बाद उसको फिर से रिकरेक्ट करेगा, यानी कि उसको करेक्शन करना सीखेगा। करेक्शन करने के बाद उसका वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि उस बच्चे ने क्या किया, बालक ने खुद कार्य किया, उस खुद कार्य को करके सीखा, उसमें से गलतियाँ निकली तो गलतियों के द्वारा भी उसने कुछ ना कुछ सीखा, यानी कि उसने खुद प्रयास किया और उसमें से त्रुटि निकाल के फिर उसने क्या किया, अधिगम किया, यानी कि फिर उसने खुद सीखा। तो इस तरीके से भी नैतिकता का विकास हो सकता है। फिर है पुरस्कार या फिर दंड की भूमिका से, यानी किसी भी बच्चे को अच्छे गुणों का विकास करना है तो उसे हम 2 तरीकों से सिखा सकते हैं, या फिर उसे पुरस्कार देकर या फिर दंड देकर। यानी कि बच्चे को अगर कुछ बताना है, क्लासरूम में कोई क्विज का कंपटीशन है, तो बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, जो सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा, जो सबसे कम सवालों के जवाब देगा या फिर याद करके नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। तो अब बच्चे को मोटिवेशन किससे मिल रहा है, पुरस्कार और दंड से। अब बच्चे क्या करेंगे, उस पुरस्कार के लिए कार्य करेंगे, यानी कि उसके लिए सभी सवालों को याद करके आएंगे। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ के नहीं आएंगे, तो उन्हें दंड मिल जाएगा। अब वो बच्चे क्या करेंगे, अब वो सोचेंगे कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी टीचर बोलेंगे कि पढ़ के आया करो, तो हम लोग पढ़ के आएंगे, जिससे हमें क्या ना मिले, दंड न मिले। इसलिए ये लोग क्या करेंगे, पुरस्कार और दंड की भावना के द्वारा भी बच्चों में नैतिकता का विकास किया जा सकता है। फिर है भले बुरे का ज्ञान। बच्चों को क्लासरूम में एक्टिविटी करके दिखानी जानी चाहिए, जिससे क्या उनमें भले बुरे का ज्ञान हो। शर्म और दोष की भूमिका। अब शर्म और दोष की भूमिका कैसे, जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जब क्लासरूम में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए अगर बच्चे ने जवाब नहीं दिया है तो बच्चे में शर्म की भावना आ जाती है। अब उसको दोष निकालना शुरू कर दिया कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, या फिर इस तरीके से भी नहीं आता, इस तरीके से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा। किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसमें शर्म महसूस हो रही है। अब वो बच्चा मन ही मन सोचेगा कि अब मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो कल की क्लास में मैं पूरा पाठ को याद करके जाऊंगा, और कल जब सर पूछेंगे तो मैं सारी बातें खुद से बताऊंगा, और मेरे लिए भी क्लासरूम में क्या बजेगी, तालियां बजेगी। उसमें क्या भावना हो, शर्म की भावना हो, यानी कि उसे शर्म आई, दूसरे बच्चे से कंपेयर करके उसे अपनी इंसल्ट फील हुई, तो उसने क्या सोचा कि मैं और अच्छी तरीके से अधिगम करूँगा और अच्छी तरीके से सीख के आऊँगा। तो उसमें क्या हुआ, फिर वो लगातार जब पढ़ के क्लासरूम में आएगा तो टीचर उसकी भी तारीफ करेंगे, उसकी क्लास में इमेज बनना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, इसी फॉर्म में फिर पढ़ता रहेगा। तो उसमें अच्छे गुणों का विकास हो गया, उसमें अच्छे आदर्शों का विकास हो गया, तो यानी उसमें क्या हो गया, नैतिकता का विकास हो गया। तो ये क्या था, नैतिकता का अधिगम किस तरीके से होता है। फिर हम लोग देखते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है खेलों के प्रकार विस्तार पूर्वक बताइए। जो खेल होते हैं, जो खेल का विकास हम लोग पढ़ते हैं। अब खेल कितने टाइप के होते हैं, तो खेलों को भी व्यक्तित्व की तरह अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रकार है खेल के साथियों की संख्या के आधार पर, यानी कि अब खेल में कितने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं उसके आधार पर खेल कितने टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है समानांतर खेल। यानी कि वे खेल, यानी कि ऐसे खेल जो छोटे बच्चे खेलते हैं 1 या 2 साल तक। 2 बच्चे आपस में बैठे हैं पास में, वो 2 आपस में गुड़िया के द्वारा, खिलौने के द्वारा खेल रहे हैं। फिर खेल आते हैं सामान्य या फिर साझा खेल, जिसमें अपनी उम्र के बालकों के साथ, यानी कि 2 से 3 बालक मिलके खेलेंगे। फिर आते हैं सामूहिक खेल। सामूहिक खेल यानी कि आसपास के पड़ोस के बच्चे सभी एक साथ मिलकर गली में क्रिकेट खेल रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे, कंचे खेल रहे, ठीक है। यानी कि जब 1 से 2 वर्ष के बालक खेलते हैं, 2 से 3 बालक आपस साथ में खेलते हैं, और जब गली के बालक आपस में खेलते हैं। ये तो है हमारा सामान्य, ये है साझा और ये है सामूहिक।
तो ये क्या है, खेल के साथियों की संख्या के आधार पर। फिर दूसरा है सक्रियता के आधार पर। अब सक्रियता के आधार पर दो प्रकार के हैं, मानसिक खेल और शारीरिक खेल। जिन खेलों को खेलने में अब जो भी ज़्यादा एक्टिव होगा उसके आधार पर। अब कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग का यूज़ होता है, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें शरीर का उपयोग किया जाता है। शरीर ज़्यादा एक्टिव है तो शारीरिक खेल, दिमाग ज़्यादा एक्टिव है तो मानसिक खेल। शरीर ज़्यादा एक्टिव है जिसमें हम लोग शरीर का यूज़ करते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ये सारी चीज़ें। अब मानसिक यानी कि जिसमें दिमाग का यूज़ किया जाता है, शतरंज हो गया, चेस हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर अगला जो प्रकार है स्थान के आधार पर। खेलों का जो अगला आधार है स्थान के आधार पर, यानी कि कहाँ पे खेल रहे हैं। कुछ खेल ऐसे होते हैं घर के अंदर खेले जाते हैं, कुछ खेल घर के बाहर खेले जाते हैं। घर के अंदर खेलने वाले गेम जैसे हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, घर के बाहर हो गया गिल्ली डंडा या फिर क्रिकेट खेलते हैं। इस आधार पर यानी कि खेलने वाले स्थान के आधार पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग खेलों को बांट सकते हैं। फिर है अगला टाइप जिसे हम लोग कहते हैं, साइंटिस्ट ने बताया था हरलॉक। हरलॉक के अनुसार हरलॉक साइंटिस्ट ने दो प्रकार के खेल बताए, एक्टिव, इनएक्टिव, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय। एक्टिव खेल यानी कि जिन खेलों को खेलने में शरीर का एक्टिव रहे, कार्य करता रहे, शरीर सक्रिय हो। अब जिन खेलों को करने में शरीर सक्रिय नहीं है, शरीर की कोई भूमिका नहीं, सिर्फ कर रहे हैं, वो काम क्या है, इनएक्टिव। अब एक्टिव में क्या आएगा, जिसमें शरीर भी एक्टिव है, शरीर भी कार्य कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेल लिया, कैरम बोर्ड खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, ये सारी चीज़ें हो गई जिसमें शरीर क्या हो रहा है, एक्टिव फॉर्म में। अब शरीर एक्टिव नहीं है, जैसे टीवी देख रहे हैं, बड़े बड़े टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इनएक्टिव फॉर्म में हो गई। ये किसने बताया था, हरलॉक ने। तो ये हमारे खेलों के प्रकार थे, खेल की संख्या के आधार पर, साथियों की सक्रियता के आधार पर, स्थान के आधार पर, हरलॉक के आधार पर। और इसी के साथ हमारे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो गए। अब आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को याद करके रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जितने भी थ्योरी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे भी पढ़ लीजिएगा, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। और एग्ज़ाम के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट।